हिंदी। हिंदी में दोस्तों आज हम कवर करेंगे हिंदी भाषा है उसकी प्रमुख बोलियां। दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से ये चैप्टर आज बहुत ही लेक्चर इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में इससे क्वेश्चन जरूर बनता है। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि जब भी हम कोई इस तरह की वीडियो अपलोड करें आपके पास सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। भाषा। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मनो के भाव और विचारों को बोलकर या लिखकर सामने वाले के सामने प्रकट करता है, यानी कि उसको समझाता है। वो क्या होता है दोस्तों, वह क्या होता है, वह सभी की सभी भाषा होती है। चलो दोस्तों देखते हैं। पहले दोस्तों बोली। बोली से दोस्तों उपभाषा बनती है और उपभाषा से दोस्तों हमारी क्या बनती है, भाषा बनती है। यानी पहले बोली बनती है, बोली से उपभाषा बनती है, उपभाषा से दोस्तों हमारी भाषा बनती है। पहले दोस्तों बोली देखते हैं। बोली क्या होती है? एक छोटे क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा ही बोली होती है। एक छोटे से क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा ही बोली होती है, यानी कि एक सीमित क्षेत्र के अंदर, बहुत ही छोटा सा क्षेत्र है, उसके अंदर बोली जाने वाली भाषा क्या होती है दोस्तों, वह हमारी बोली होती है। बोली में साहित्य रचना नहीं हो सकती। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा चुका है कि साहित्य रचना किसके अंतर्गत की जाती है। साहित्य रचना हमको पता लग गया, बोली के अंतर्गत साहित्य की रचना नहीं की जाती। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उपभाषा। अगर किसी बोली में साहित्य रचना होने लगती है, अगर किसी बोली में साहित्य रचना होने लगती है और उसका क्षेत्र विस्तार हो जाएगा, क्षेत्र भी बड़ा हो जाए, तो वह बोली न रहकर उपभाषा बन जाती है। क्या होता है? वह बोली न रहकर उपभाषा बन जाती है। अब दोस्तों हमें एक बात का तो पता लगा, जो हमारे साहित्य रचना होती है वो क्या में होती है, वो साहित्य रचना हमारी उपभाषा में होती है। और जब हमारे भाषा का विस्तार, भाषा का जो क्षेत्र है जहाँ पर हमारी भाषा बोली जा रही है, अगर वह क्षेत्र हमारा विस्तार हो जाए, बड़ा हो जाए, तो दोस्तों वहां पर क्या होता है, वहां पर उपभाषा का उपयोग होता है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आ गया दोस्तों भाषा। साहित्यकार उपभाषा को अपने साहित्य के द्वारा प्रतिनिष्ठ सर्वमान्य रूप प्रदान कर देता है तथा उसका क्षेत्र और विस्तार हो जाता है, उसका क्षेत्र और भी बढ़ जाता है, तो वह क्या होती है, वह दोस्तों हमारी बन जाती है भाषा। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले, ताकि और भी दोस्त इससे फायदा उठा सके। जाज इब्राहिम ने 1894 ईस्वी में भारत का भाषाई संरक्षण आरंभ किया। क्या में 1894 में आरंभ किया था, जो 1927 में संपन्न हुआ। यानी कि आरंभ तो किया था वो 1894 में, मगर जो संपन्न हुआ, यानी जो संपूर्ण हो गया वो कब हुआ, वो 1927 में हुआ। दोनों दोनों के दोनों अलग क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ध्यान देने की है। जो उसका भाषाई संरक्षण आरंभ हुआ तो दोस्तों वो कब हुआ था, 1894 में। अगर वो जो संपन्न हुआ, जब पूर्ण हो गया है, वो कहाँ हुआ, 1927 में। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एक भाषा के अंतर्गत कई उपभाषाएं होती है। एक भाषा के अंतर्गत हमारी कई उपभाषाएं होती है तथा एक उपभाषा के अंतर्गत हमारी कई बोलियां हो सकती है। यानी कि भाषा के अंदर तो कई उपभाषाएं होती है और एक उपभाषा के अंदर भी कई बोलियां हो सकती है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं पहले हिंदी का आकार, हिंदी का स्वरूप किस तरह हुआ। दोस्तों सबसे पहले संस्कृत। संस्कृत दोस्तों हमारी भाषा, पाली बनी, पाली से प्राकृत बनी, प्राकृत से अभ्रस बनी, अभ्रस से दोस्तों हमारी हिंदी बनी। हिंदी या हिंदी मिश्रित हिंदी। दोस्तों मिश्रित हिंदी बनने में किस किस भाषाओं का योगदान रहा है, किस किस भाषाओं का दोस्तों मिश्रित हिंदी के अंदर उपयोग किया जाता है। अब भी वर्तमान में भी इनका उपयोग किया जा रहा है दोस्तों। अरबी, फारसी, पुर्तगाली, अंग्रेजी, तुर्की, उर्दू, संस्कृत, इन सब के शब्दों के रूप आज भी हमारे भाषा के अंदर, हिंदी भाषा के अंदर इनका उपयोग किया जा रहा है। इसलिए दोस्तों इसे हिंदी को मिश्रित हिंदी भी कहा जाता है। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट बात पढ़ लेते हैं। भारत में चार प्रकार की दोस्तों, हमारे भारत में भाषा के चार परिवार है। भारत के अंदर जो भाषा के जो परिवार है वो क्या है, चार है। जबकि विश्व के अंदर, पूरे विश्व के अंदर दोस्तों भाषा के कितने प्रकार है, भाषा के टोटल 12 परिवार है। भारत का सबसे बड़ा जो परिवार है भाषा का, वो कौन सा है, वो बहुरूपीय है। 73% दोस्तों भारत के लोग बहुरूपीय भाषा का उपयोग करते हैं। अगर दोस्तों पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। दोस्तों
हमारी जो हिंदी है, हमारी हिंदी की 5 उपभाषाएं है दोस्तों। कौन कौन सी है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। दोस्तों इनके अंदर दोस्तों कई तरह की उपबोलियां होती है, कई तरह की बोलियां होती है दोस्तों। वे हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। एग्जाम में ज्यादा जो पूछी जाती है 95% दोस्तों हमारा क्वेश्चन जो बनता है वो यहाँ से बनता है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों बहुत ही ध्यान से समझना है दोस्तों, बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है दोस्तों। मैं आपसे गारंटी से वादा लेता हूँ, अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया तो आपका भाषा के अंदर से कोई भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन इधर उधर नहीं जाने का दोस्तों। यहाँ पर ही आपका सारा एग्जाम में से क्वेश्चन हल हो जाएंगे अगर बोली से कोई क्वेश्चन बनता है। दोस्तों पहले पढ़ते हैं हम पश्चिमी हिंदी की बोली। जो दोस्तों जो हमारी पश्चिमी हिंदी कौन सी बोली है दोस्तों? ये तो बोली लिखी है यहाँ पर इसके नीचे, और ये बोली के क्षेत्र लिखे है, यानी कौन सी भाषा कहाँ पर बोली जाती है, जिसकी भाषा का उपयोग ज्यादा कहाँ पर किया जाता है। जैसे पश्चिमी हिंदी के अंदर कौन सी बोली आती है दोस्तों? बुंदेली बोली। बुंदेली के बाद कन्नौजी, कन्नौजी के बाद ब्रजभाषा, खड़ी बोली, खड़ी बोली को दोस्तों कोरवी भी कहा जाता है। इसके बाद बंगारू, बंगारू को हरियाणवी भी कहा जाता है। ये सभी के सभी जो भाषाएं है, ये सभी की सभी जो बोली है, ये पश्चिमी दोस्तों हिंदी के अंतर्गत आती है। सभी की सभी जो बोलियां है ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। और दोस्तों जो हमारी बुंदेली भाषा है दोस्तों कहाँ पर बोली जाती है? ये हमारे छतरपुर, एमपी, यूपी यानी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अंतर्गत बोली जाती है। जो कन्नौजी है वो कन्नौज के अंदर बोली जाती है ज्यादातर, और यूपी के अंदर बोली जाती है। जो ब्रज भाषा है दोस्तों वो कहाँ पर बोली जाती है? वो मथुरा के अंदर बोली जाती है, आगरा के अंदर बोली जाती है, और उत्तर प्रदेश के अंतर्गत बोली जाती है। जो हमारी खड़ी बोली है वो कहाँ पर बोली जाती है दोस्तों? वे हमारे दिल्ली के अंदर बोली जाती है, मेरठ के अंदर बोली जाती है, सहारनपुर के अंतर्गत बोली जाती है, बिजनौर के अंतर्गत बोली जाती है, और उत्तर प्रदेश के अंदर बोली जाती है। और दोस्तों जो हमारी भंगारी या हरियाणवी है दोस्तों कहाँ पर बोली जाती है? वो हरियाणा में रोहतक, यहाँ पर दोस्तों हमारी हरियाणवी भाषा बोली जाती है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों पूर्वी हिंदी। उससे पहले तो अभी तो हमने पढ़ा दोस्तों पश्चिमी हिंदी, अब क्या है दोस्तों? हमारी पूर्वी हिंदी। दोस्तों अवधी, बंगेली, छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 तरह की बोली आती है दोस्तों। एक तो आती है अवधी, एक बंगेली, एक आती है दोस्तों छत्तीसगढ़ी। दोस्तों जो अवधी भाषा है वो कहाँ पर बोली जाती है? वो दोस्तों लखनऊ में उत्तर प्रदेश के अंदर बोली जाती है। और जो बंगेली है वो रीवा है, जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अंदर बोली जाती है। और जो छत्तीसगढ़ी है वो दोस्तों हमारी रायपुर छत्तीसगढ़ के अंदर बोली जाती है। ये हमारी क्या है? ये दोस्तों हमारी पूर्वी हिंदी है। अब पढ़ते हैं दोस्तों पहाड़ी हिंदी की तरफ। पहाड़ी हिंदी की बोलियां गढ़वाली, कुल्लूलाई, कुमाऊनी, ये 3 भाषा है दोस्तों हमारी पहाड़ी के अंतर्गत है। ये कहाँ पर बोली जाती है? ये दोस्तों ये हमारी बोली जाती है उत्तराखंड के अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर, और उत्तराखंड के अंदर। दोस्तों उत्तराखंड में कहाँ पर? अल्मेडा में, नैनीताल में दोस्तों यहाँ पर इन भाषाओं का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जाता है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों हमारा पहाड़ी हिंदी की बोलियां। जो पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोली आती है दोस्तों? हमारी आती है मगधी, मैथिली, भोजपुरी। दोस्तों ये मगधी जो भाषा बोली जाती है वो गया के अंदर बोली जाती है। गया कहाँ पर पड़ता है? उत्तर प्रदेश और बिहार के अंतर्गत ज्यादा भाषा बोली जाती है ये। और दोस्तों जो हमारी मैथिली है, मैथिली बदरंग बिहार के अंदर ज्यादा भाषा बोली जाती है। और जो हमारी भोजपुरी है, ये बोली जो हमारी भोजपुर बोली है दोस्तों वो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के अंतर्गत बोली जाती है। जो हमारी भोजपुरी है दोस्तों, भोजपुरी एक ऐसी भाषा है जिसके अंदर सबसे ज्यादा फिल्मों का निर्माण होता है, यानी कि सबसे ज्यादा फिल्में बनती है। किस भाषा बनती है? भोजपुरी भाषा में दोस्तों सबसे ज्यादा फिल्मों का निर्माण होता है, सबसे ज्यादा फिल्में बनती है। जो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे राजस्थानी हिंदी की बोलियां, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, कई बार एग्जाम की दृष्टि से इसमें कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसलिए दोस्तों राजस्थान हिंदी भाषा को बहुत ही ध्यान से देखना है। दोस्तों पहली है जयपुरी। जयपुरी भाषा का निर्माण जो कहाँ पर बोली जाती है? जयपुर में बोली जाती है। जयपुर राजस्थान के अंतर्गत बोली जाती है जयपुरी भाषा। इसके बाद दोस्तों आती है निमाणी। ये दोस्तों कहाँ पर बोली जाती है? ये है खंडवा, खंडवा है, खंडवा दोस्तों। और उत्तर प्रदेश में दोस्तों एमपी, एमपी का मतलब होता है मध्य प्रदेश, और यूपी का मतलब होता है दोस्तों उत्तर प्रदेश। ये बहुत तो कंफ्यूज मत हो जाना, जहाँ पर मैं लिखता हूँ ना दोस्तों ये मैंने एमपी लिखा है तो उसका मतलब है उत्तर प्रदेश, एमपी का मतलब है दोस्तों हमारा मध्य प्रदेश। और जहाँ पे मैं लिखता हूँ यूपी, यूपी का मतलब है दोस्तों हमारा उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों यहाँ पर कंफ्यूज मत होना ना, क्योंकि दोस्तों मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, इसलिए दोस्तों बहुत ही कम बच्चों को दोस्तों ऐसा होगा मालूम ना हो, सभी के सभी बच्चों को शायद ये मालूम होगा।
तो दोस्तों आगे बढ़ते, आगे आता है दोस्तों हमारा मालवी। मालवी दोस्तों हमारा उज्जैन के अंतर्गत भाषा बोली जाती है। और एमपी का मतलब दोस्तों मैंने आपको बताया है कि एमपी का मतलब है हमारा मध्य प्रदेश। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे आती है दोस्तों हमारी मारवाड़ी। मारवाड़ी भाषा जो कहाँ बोली जाती है, हमारी जोधपुर, बीकानेर, राजस्थान, यहाँ पर दोस्तों हमारी मारवाड़ी भाषा बोली जाती है। उसके बाद आता है जो हमारी भीली। भीली जो हमारी जो भाषा है दोस्तों, हमारी जो हमारी भाषा जो हमारी बोली है वो कहाँ बोली जाती है दोस्तों, हमारी बोली है राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात का संवर्ती संवर्ती प्रदेश, यहाँ पर हमारी भील वाली भाषा है यानी कि हमारी बोली बोली जाती है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों खड़ी बोली का क्षेत्र। दोस्तों अब हम पढ़ते हैं यानी कि कौन सी बोली का कहाँ कहाँ क्षेत्र है, कहाँ कहाँ पर ये बोली ज़्यादा बोली जाती है। दोस्तों एग्जाम में ये भी कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि बताइए दिल्ली में किस प्रकार का, या मुरादाबाद में या रामपुर में किस प्रकार की बोली बोली जाती है, या मेरठ में किस भाषा का अधिक उपयोग होता है, किस बोली का अधिक उपयोग होता है। इस तरह के दोस्तों ये एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का, तो वीडियो को कम से कम 1 या 2 बार जरूर देखेगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं दोस्तों खड़ी बोली का क्षेत्र। खड़ी बोली का कौन कौन सा क्षेत्र है, देहरादून का मैदानी भाग, देहरादून का मैदानी भाग, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, दिल्ली का कुछ भाग, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद आदि। ये सभी के सभी जो क्षेत्र है दोस्तों ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये सभी के सभी खड़ी बोली के अंतर्गत आते हैं। जो दोस्तों आगे देखते हैं, आगे आते हैं ब्रज भाषा का क्षेत्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों। मथुरा, अलीगढ़, आगरा, फिरोजाबाद, बुलंदशहर, एटा, बदायूं, मैनपुरी, बरेली आदि। ये सभी के सभी दोस्तों क्या है, ये सभी के सभी ब्रज भाषा के क्षेत्र है। जो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं दोस्तों हरियाणवी का क्षेत्र। हरियाणा तथा दिल्ली का देहाती भाग, जो हरियाणा है तथा हरियाणा तथा दिल्ली का देहाती भाग, पूरी संपूर्ण दिल्ली नहीं, पूरा संपूर्ण हरियाणा नहीं, जो उसका देहाती भाग हो वहाँ पर हरियाणवी भाषा का उपयोग होता है। करनाल, रोहतक, हिसार, पटियाला, जिंद, नाभा आदि। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दोस्तों हरियाणवी भाषा का ज़्यादा उपयोग किया जाता है। जो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला है दोस्तों बुंदेली भाषा का क्षेत्र। बुंदेली भाषा का क्षेत्र कौन कौन सा है दोस्तों, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की सीमा क्षेत्र की स्थिति, झांसी, छतरपुर, हमीरपुर, ग्वालियर, सागर आदि। ये क्या है सब, ये सभी के सभी दोस्तों हमारे बुंदेली भाषा के क्षेत्र है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे है दोस्तों कन्नौजी भाषा का क्षेत्र। कन्नौजी जो भाषा है उसका क्षेत्र कौन कौन सा है, इटावा, शाहजहांपुर, कानपुर, हरदोई, फरुखाबाद इस भाषा का केंद्र है। जो फरुखाबाद है इस भाषा का केंद्र है दोस्तों। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अवधि, मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों अवधि। अवधि से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं और अवधि भाषा का उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। लखनऊ, इलाहाबाद, फतेहपुर, मिर्ज़ापुर, रायबरेली, सीतापुर, फैजाबाद, गोंडा, बस्ती, सुल्तानपुर, बाराबंकी आदि। ये सभी के सभी क्या है दोस्तों, ये सभी के सभी क्षेत्र क्या है, अवधि भाषा के अंतर्गत आते हैं। चलो दोस्तों आगे देखते हैं बंगेली भाषा का क्षेत्र। बंगेली जो होती है हमारी भाषा उसका क्षेत्र कौन कौन सा है दोस्तों, जबलपुर, बालाघाट, फतेहपुर, हमीरपुर, मंडला आदि। ये क्या है दोस्तों, ये सभी के सभी हमारे बंगेली भाषा के क्षेत्र है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब आता दोस्तों हमारा छत्तीसगढ़ भाषा का क्षेत्र। छत्तीसगढ़ जो भाषा है दोस्तों हमारी उसका क्षेत्र कौन कौन सा है दोस्तों, सरगुजा, बिलासपुर, रायगढ़, रामपुर, दुर्गा, नंदगांव आदि। ये सभी के सभी क्या है दोस्तों, ये सभी के सभी छत्तीसगढ़ी भाषा के क्षेत्र है। अब आता दोस्तों हमारा मारवाड़ी भाषा का क्षेत्र। जोधपुर, अजमेर, किशनगढ़, मेवाड़, जैसलमेर, बीकानेर। ये क्या है दोस्तों, ये सभी के सभी दोस्तों हमारे मारवाड़ी भाषा के क्षेत्र है। अब आता दोस्तों हमारा मेवाती भाषा का क्षेत्र, मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों मेवाती भाषा। अलवर, गुड़गांव, भरतपुर, दिल्ली, करनाल का पश्चिमी क्षेत्र। क्या है दोस्तों, यहाँ पर सभी के सभी जगह यहाँ पर मेवाती भाषा का उपयोग किया जाता है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। जयपुरी भाषा का क्षेत्र क्या है दोस्तों,
जयपुरी भाषा का क्षेत्र कौन कौन सा है? अजमेर, किशनगढ़, जयपुर का केंद्र। ये क्या है दोस्तों? ये सभी के सभी जयपुरी भाषा का क्षेत्र है। अब आता है दोस्तों हमारा मालवी भाषा का क्षेत्र। इंदौर, उज्जैन, देवास, भोपाल, होशंगाबाद आदि ये सभी क्या है दोस्तों? ये सभी के सभी मालवी भाषा के क्षेत्र है। अब है दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट पश्चिमी पहाड़ी भाषा का क्षेत्र। दोस्तों कई बार एग्जाम में इसका क्वेश्चन बनता है दोस्तों। कौन कौन सा दोस्तों? जॉनसन, सिरमौर, शिमला, मंडी, चंबा का क्षेत्र। ये क्या है? ये सभी के सभी दोस्तों हमारे पश्चिमी पहाड़ी भाषा के क्षेत्र है। अब क्या है दोस्तों हमारा? अब है भोजपुरी भाषा का क्षेत्र, जिसके अंदर दोस्तों समय ज्यादा फिल्म उद्योग के अंदर फिल्में बनती है। कौन कौन सा है दोस्तों? बनारस, जौनपुर, मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, आजमगढ़, बस्ती आदि। यहाँ पर सभी की सभी जगह दोस्तों भोजपुरी भाषा का अधिक उपयोग किया जाता है। अब दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों कुछ टॉपिक दिया है, कुछ इंपॉर्टेंट बात दी है, तो एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है दोस्तों। ये आपको बहुत ही ध्यान से देखना है और समझना है। चलो दोस्तों अब पढ़ते हैं एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुत से जो क्वेश्चन कई कई बार रिपीट हो चुके हैं, वे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं दोस्तों। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा घोषित कर दिया गया। हिंदी को 14 सितंबर 1949 ईस्वी को राजभाषा घोषित कर दिया गया। इसे हिंदी दिवस भी कहा जाता है, यानी 14 सितंबर को हिंदी दिवस भी कहा जाता है। हिंदी दिवस के रूप में 14 दिसंबर होता है दोस्तों। इसलिए अगर एग्जाम में ये पूछा जाए कि राजभाषा कब घोषित किया गया, 14 सितंबर 1949 को, या आपसे ये पूछा जाए कि हिंदी दिवस कब है, तो 14 सितंबर को। दोस्तों दो क्वेश्चन होंगे यहाँ पर एक में से ही। तो दोस्तों आगे बढ़ते। हिंदी शब्द मूलतः फारसी का है, ना कि हिंदी का। जो हमारा हिंदी शब्द है जिसको हम हिंदी लिखते हैं, वो दोस्तों हमारा शब्द जो कहाँ का है, वो शब्द हमारा फारसी का है, ना कि हिंदी का। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय भाषा का स्वरूप लचीला होता है। जो हमारी राष्ट्रीय भाषा है दोस्तों, उसका जो स्वरूप है, उसकी जो रूपरेखा है, वो कैसी है? वो लचीला है। आगे बढ़ते दोस्तों। प्रताप नारायण मिश्र ने हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा दिया। प्रताप नारायण मिश्र ने हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा दिया था। अब आगे बढ़ते दोस्तों। हिंदी को राजभाषा बनाने का विचार सर्वप्रथम बंगाल में हुआ। हिंदी को राजभाषा बनाने का जो विचार आया दोस्तों मन में, सर्वप्रथम कहाँ पर आया? सर्वप्रथम दोस्तों जब आने का हमारे कहाँ पर? बंगाल में हुआ, हिंदी को राजभाषा बनाने का। अगला दोस्तों, बाह्य लिपि का उपयोग जो प्रयोग होता है दोस्तों, किसने किया? वह वैदिक आर्यों ने शुरू किया। जो बाह्य लिपि है दोस्तों, उसका जो प्रयोग है वैदिक आर्यों ने शुरू किया। मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा चुका है कि बाह्य लिपि का उपयोग किसने आरंभ किया, ये किसने शुरू किया? तो वैदिक आर्यों ने शुरू किया था। अब दोस्तों जो देवनागरी लिपि है, देवनागरी लिपि को लोकनागरी या हिंदी लिपि भी कहा जाता है। किसको? देवनागरी लिपि को लोकनागरी या हिंदी लिपि भी कहा जाता है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों भारत की राजभाषा। भारत की राजभाषा कौन कौन सी है? एक तो पहले पे हिंदी, फिर अंग्रेजी। ये क्या है दोस्तों? ये भारत की राजभाषा है। उसके बाद दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजभाषा क्या है? उत्तर प्रदेश की राजभाषा तीन है, हिंदी है, अंग्रेजी है, उर्दू है। दोस्तों उर्दू को राजभाषा का जो दर्जा दिया था वो मुलायम सिंह यादव ने दिया था। उर्दू को जो राजभाषा का जो दर्जा दिया वो किसने दिया था? वो मुलायम सिंह यादव ने दिया था। हिंदी को शुद्ध लिखना पढ़ना ही मानक हिंदी कहलाता है। हिंदी को शुद्ध लिखना पढ़ना ही मानक हिंदी कहलाता है। दोस्तों एग्जाम में ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कि मानक हिंदी क्या है। मानक हिंदी वो होती है दोस्तों जो हिंदी को शुद्ध लिखा जाता है और शुद्ध ही पढ़ा जाता है। बिल्कुल इसमें कोई लिखने में कठिनाई या किसी तरह की उसको दिक्कत नहीं होती। उसको क्या होता है? वह हमारा मानक हिंदी होती है। दोस्तों हिंदी संस्कृत की लिपि क्या है? हिंदी और संस्कृत की लिपि क्या है? दोनों की लिपि दोस्तों देवनागरी है। पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो क्या है? पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो गुरुमुखी है। अंग्रेजी भाषा की जो लिपि है दोस्तों, वो अंग्रेजी भाषा की जो लिपि है वो रोमन है। उसके बाद आता है दोस्तों हमारा उर्दू भाषा की जो लिपि है दोस्तों, उर्दू भाषा की जो लिपि है वो क्या है दोस्तों? वो हमारी फारसी है। उसके बाद अंग्रेजी भाषा की लिपि को वर्णात्मक लिपि है। अंग्रेजी भाषा की जो लिपि है दोस्तों वो वर्णात्मक लिपि है। दोस्तों जो हमारी मानक हिंदी है, मानक देवनागरी वर्णमाला है, किस वर्ष आरंभ हुई? जो हमारी मानक देवनागरी वर्णमाला किस वर्ष प्रकाशित की गई? मानक
देवनागरी वर्णमाला किस वर्ष प्रकाशित हुई? 1966 के अंतर्गत प्रकाशित हुई। उसके बाद आया दोस्तों हिंदी वर्तनी का मानवीकरण किस वर्ष आरंभ हुआ? हिंदी वर्तनी का मानवीकरण किस वर्ष प्रारंभ किया गया दोस्तों? 1967 के अंतर्गत यह प्रारंभ किया गया। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष, जो प्रथम राजभाषा थी उसका जो आयोग के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे दोस्तों? बीजी खेर। जो प्रथम राजभाषा हुई थी जब उसकी इसके जो अध्यक्ष बने थे कौन थे? वे बीजी खेर। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही।